अब देखिए केमिस्ट्री पोर्शन में फर्स्ट एमसीक्यू आपसे पूछा ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ प्रोटॉन। याद रखें ऑक्सीडेशन को हम मुख्तलिफ इसकी डिफिनीशन करते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जिंक है, जिंक से जेड इन प्लस 2 बन गया, यानी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दी। जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दी तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए इन पे 2 प्रोटॉन का चार्ज यानी +2 चार्ज आ गया। क्लियर हो गया। तो जिंक के क्या हो गया, जिंक की ऑक्सीडेशन हो गया, और ये जो Zn+2 है ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ जिंक है। अगर किसी एलिमेंट पर या किसी एटम पर प्लस चार्ज आता है तो आपने बस डायरेक्ट सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस की है, जिसकी वजह से इस पे प्लस चार्ज आया है। दूसरा डिफिनेशन देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन आप ऐड करें किसी भी रिएक्शन में, सो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। मिसाल के तौर पर ये एक रिएक्शन है जिसमें आपने ऑक्सीजन को ऐड किया है, किस चीज़ के साथ, मैग्नीशियम के साथ। इस मैग्नीशियम के साथ आपने इस ऑक्सीजन को ऐड किया, जिससे क्या बन गया, 2MgO। इस रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। थर्ड डिफिनेशन देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास NADH है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी कोई एंजाइम है रेस्पिरेशन में। ये जब हाइड्रोजन देता है, इससे हाइड्रोजन निकलता है, सो इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज की नंबर ये इंक्रीज़ होगा। याद रखिए ये सबसे बेस्ट डिफिनीशन है ऑक्सीडेशन का, कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुआ है, और इसका देखें तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुआ है। फोर्थ डिफिनीशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, इसमें एक और प्रोटॉन बढ़ गया, सो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3 हो गया, और इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके बाद आप देखिए रिडक्शन किया है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट होगा। इन सब डिफिनीशन को आप अपोजिट करें तो आपका क्या बनेगा, रिडक्शन। रिडक्शन के नाम से आपको पता चलता है, रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस करना। तो रिडक्शन में किसी भी एलिमेंट या एटम या ग्रुप ऑफ एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होगा, कम होगा, इस पे माइनस चार्ज बढ़ेगा। माइनस चार्ज बढ़ता है तो आपने समझना है कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। इसके भी 4 डिफिनीशन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। क्लोरीन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर दी, तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया, ये आपका रिडक्शन है। इसी तरह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहा था, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। कापर के साथ ऑक्सीजन अटैच है, कापर से आपने ऑक्सीजन को अलग कर दिया, कापर अकेला रह गया, ऑक्सीजन वाटर के साथ मिल गया, H2O बन गया। इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं। इसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यहाँ पर रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं। ये हाइड्रोजन आपने NAD के साथ ऐड कर दी, सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। फोर्थ डिफिनेशन देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जब किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, इसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास आयरन है, आपने 1 इलेक्ट्रॉन आयरन को दिया, आयरन को जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो आयरन का जो +3 चार्ज था वो कम होकर +2 चार्ज में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे आपका रिडक्शन रिएक्शन हुआ। अब आप क्वेश्चन देखिए ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ प्रोटॉन होता है। देखिए ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। केमिस्ट्री में एक और ट्रिकी MCQ पूछा है, केमिस्ट वालों के लिए तो ये इजी होगा, लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल MCQ है। सबसे सवाल पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन, और इसके बाद 3D 6, यानी इसके 3D में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन की तरह होगा। कोबाल्ट है, आयरन है, निकल है या मैग्नीशियम है। पहले आप जो न्यूट्रल एटम्स है मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें। मैग्नीशियम के केस में इसका एटॉमिक नंबर 25 है। आर्गन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप करें, इसके बाद इसके 3D में 5 इलेक्ट्रॉन और 4 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह आयरन में आर्गन के बाद 3D 6 और 4s2 आएंगे। कोबाल्ट में 3D 7 और 4s2 आएंगे, और निकल में 3D 8 और 4s2 आएंगे।
लेकिन आपको बताया है कि किस तरह आना चाहिए। अर्गान के बाद 3d6 यानी 3d में इसके 6 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अब ये जो आयन्स है ये आप देखें, इन पे चार्जेस देखें, ये सब ऑक्सीडाइज्ड है, इनकी ऑक्सीडेशन हुई है, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस की है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि जब किसी एटम या किसी ग्रुप ऑफ एटम पर प्लस चार्ज आता है, ऑक्सीडेशन स्टेटस का बढ़ता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। इन सब की ऑक्सीडेशन हुई है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस की, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। आप मैग्नीशियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालें, इसके 4 इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। ठीक है, और इसका 3d से 5 है ना, तो इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, तो 3d में इसके 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, लिहाजा ये आपका गलत है। मैग्नीशियम इसमें नहीं है, मैग्नीशियम को आप पॉसिबल ऑप्शन से निकाल दें। इसके बाद सेकंड देखिए आयरन, आयरन पर +3 चार्ज है, तो इससे भी आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालें। ये आयरन है, इसके फर्स्ट शेल से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, यानी लास्ट शेल से, वैलेंस शेल से, और 3d6 इलेक्ट्रॉन में भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो आप टोटली से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। 2 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन डी का हो गया, तो 3d में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, लिहाजा आप आयरन को भी पॉसिबल ऑप्शन से निकाल दें, क्योंकि हमारे पास 3d6 होना चाहिए, 3d में यानी d में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। कोबाल्ट से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालें, कोबाल्ट से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालें, इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालें और d से आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? देखिए कोबाल्ट के d में 6 इलेक्ट्रॉन रह गए और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अर्गान की तरह है, तो कोबाल्ट आपका क्या है? कोबाल्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप ऑप्शन ए को सेलेक्ट करें। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आया होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? ए है। अगर आप SS या SST बायोकेमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सर्च करें, वहाँ पर आपको केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए एक अपना जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगा। MCQ नंबर 16 देखें, BiSO4 इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज, क्यों सॉल्युबल नहीं है, वाटर में इनसॉल्युबल है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयंस फॉर्म अ सॉलिड लैटिस, जब आयन सॉलिड लैटिस बनाता है, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। इसकी जो लैटिस एनर्जी है ये हाई है, क्योंकि इसमें जो Ba+2 है और SO4 -2 है, ये हाईली चार्ज्ड आयंस है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक लैटिस बनाते हैं, जो कि वाटर में ये ब्रेक नहीं होता और इसी वजह से BiSO4 वाटर में सॉल्युबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या आता है? सी नंबर, हाई लैटिस एनर्जी की वजह से। विच हैज़ लीस्ट एटॉमिक नंबर, इन गिवन में से किसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है? पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, किस चीज़ में? पीरियड में, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जाता है, तो Z आपका इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो Z आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी जो एलिमेंट्स राइट साइड पर बॉटम में मौजूद है, इनकी एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगी। एलिमेंट इन द टॉप लेफ्ट देखिए, इनकी एटॉमिक नंबर क्या होगी? कम होगी, स्मॉलेस्ट एटॉमिक नंबर होगी। टॉप लेफ्ट हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट मौजूद है इन इलाकों में। एलिमेंट्स इन बॉटम राइट, जो बॉटम में है और राइट साइड पे है, हेलोजेंस और नोबल गैसेस के आसपास जो एलिमेंट्स मौजूद है और सबसे नीचे है, इनके एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होगी। ज़िरकोनियम को अगर आप देखें तो ये ग्रुप 4 में है और पीरियड नंबर 5 में है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 40। Ru का एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 44 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 26 है और प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 है। सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? ज़िरकोनियम का। सो यहाँ पर आपका अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन बनता है। मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ O3 मालिक्यूल। ओजोन का आपने 0.5 मोल्स है तो इसका आपने मास निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स है, इसका फार्मूला क्या है? मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। इसको रीअरेंज करें, हमने मास इन ग्राम मालूम करना है। सो मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए है 0.5 मोल्स है और ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है? एक ऑक्सीजन का मास 16 है और 3 ऑक्सीजन का मास 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा। आपने क्या करना है? 0.5 मोल्स को 48 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई करना है। सो ये मोल और ये मोल ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास 0.5
और 48 ग्राम, इनको मल्टीप्लाई करें इससे 24 ग्राम आपका आएगा। तो अगर आपके पास 0.5 मोल O3 है, इसका मास इन ग्राम कितने बनेगा? 24 ग्राम। सेलेक्ट करें आप ऑप्शन ए को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.04 मोलर H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का आपने नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इसका फार्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एसिडिक यानी H+ आयंस पर मॉलिक्यूल्स, यानी N से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एसिडिक यानी H+ आयंस पर मॉलिक्यूल। आपको H2SO4 के लिए कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ आयंस H2SO4 में कितने हैं? 2 आयंस है। सो आपको मोलरिटी दिया है और नंबर ऑफ एसिडिक आयन ये आपके पास 2 है H2SO4 में, इनको मल्टीप्लाई करें, इससे आपका क्या आएगा? 0.08 नॉर्मेलिटी आएगी। सो यहाँ पर ऑप्शन अल्फा को सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डुअल नेचर कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल वाज गिवन बाय। डुअल नेचर कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल क्या है? डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल आपको बताता है कि मैटर बिहेव करता है बोथ पार्टिकल का भी और वेव का भी, यानी दोनों करेक्टरिस्टिक्स शो करता है। ये डी ब्रोगली ने 1924 में ये थ्योरी है ये प्रपोज किया था। इसका जो इक्वेशन है देखें, वेवलेंथ इज इक्वल टू H/m मल्टीप्लाई V। H आपका प्लैंक कांस्टेंट है, m आपका मास ऑफ पार्टिकल है, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, बोहर ने जो मॉडल ऑफ एटम है यानी एटॉमिक मॉडल वो प्रेजेंट किया था, और J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। एक ट्रिक MCQ है और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल में किस में मौजूद है? करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है NH4 अमोनियम। इसमें बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम यानी ज़्यादा होगी। अब बॉन्ड एंगल किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वेस्पर थ्योरी पर, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन पर, और दूसरा लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीज बॉन्ड एंगल। अगर सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर मौजूद है तो बॉन्ड एंगल कम होगी। अब अगर हम NH4 आयन को एक्सप्लेन करें, इसमें नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। फर्स्ट शेल में इसके आपके 2 इलेक्ट्रॉन पुट करें, सेकंड शेल में आप 5 इलेक्ट्रॉन पुट करें, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। नाइट्रोजन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। 3 हाइड्रोजन तो कोवेलेंटली अटैच है। एक हाइड्रोजन आपका ये है, एक हाइड्रोजन इसके साथ आप अटैच करें, और एक हाइड्रोजन आप इसके साथ अटैच करें। ठीक हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर कवर हो गए। अब आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। सो आपके पास H+ आयन है। नाइट्रोजन ने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यानी लॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर नहीं है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये H+ आयन को दे दिए। तो सेंट्रल एटम यानी नाइट्रोजन के पास कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ है। यानी लॉन पेयर जब मौजूद है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगी, और यहाँ पर लॉन पेयर मौजूद नहीं है। लॉन पेयर तो इसने H+ आयन को दिया है, तो इसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा यानी ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन C बनता है। NH4 में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, और ये भी आपसे जोन 1 में थिंक या जोन 2 में पूछा था कि 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल किस मॉलिक्यूल में मौजूद है, और आई थिंक ये सारे मॉलिक्यूल्स दिए भी थी। तो यहाँ पर ये आपका 109.5 डिग्री NH4 में मौजूद है। अगर आप SS या SST बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विज़िट करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, जो भी पेपर में आता है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, पेडागॉजी, ये सब के लेक्चर्स फ्री ऑफ कास्ट आसान अल्फाज में विद एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आप ज़रूर विज़िट करें और हमारे इल्म-ए-फ़ाई के मेंबर्स बन जाएं। इस करेक्टर इन कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन में इस करेक्टर का करेक्ट ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन सीखे। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाए
और एक न्यू ऑर्बिटल बनाए, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस कैरेक्टर क्या है? इस कैरेक्टर परसेंटेज है ऑफ इस ऑर्बिटल इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बन जाए तो इसमें इस का परसेंटेज कितना है, इसको हम कहते हैं एस कैरेक्टर। इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? जब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल्स है, सो इसमें इस कैरेक्टर जो है ये 25% बनता है। अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी ये एक s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, इसमें s कैरेक्टर 33% बनता है। इसका पार्ट इसमें कितना बनता है? 33%। इसी तरह अगर आपके पास sp है, यानी sp में एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, इसमें s कैरेक्टर 50% बनता है। ठीक है, सो इस कैरेक्टर का ऑर्डर अगर आप देखें, सबसे ज़्यादा इस कैरेक्टर sp में है, फिर इस कैरेक्टर sp2 में है और sp3 में इस कैरेक्टर का परसेंटेज यानी इस कैरेक्टर सबसे कम है। रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू CH4 इज 2 है अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? पास्कल है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर है, किलो पर मीटर है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी का डिफिनीशन देखें, विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। फ्लूइड का जो रेजिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। इसका यूनिट किस तरह निकालेंगे? विस्कस फोर्स ये बराबर है विस्कोसिटी मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी dv/dx। इसको आप रीअरेंज करें, विस्कोसिटी को अलग करें, विस्कोसिटी आपका ये हो गया, ये आपका विस्कस फोर्स हो गया, डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाई dv/dx। सो इस यूनिट आप इसका निकाल दें। फोर्स का इस यूनिट क्या है? न्यूटन है, ठीक है, और एरिया का मीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है पर सेकंड है। सो इसको आप कैलकुलेट करें, आपके पास विस्कोसिटी का यूनिट आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, एट 25 डिग्री सेल्सियस द pH ऑफ सोल्यूशन इज 6। द सोल्यूशन इज एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, अल्कलाइन है। याद रखें, pH अगर 7 से कम है तो ये एसिडिक वैल्यू शो करता है, pH अगर 7 है तो ये न्यूट्रल है, और pH अगर 7 से ज़्यादा है तो ये आपका बेसिक या अल्कलाइन मीडियम शो करता है। यानी 7 आपका न्यूट्रल है, 7 से आप 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ जाते हैं तो ये अल्कलाइन है, और 7 से आप आते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ आते हैं तो ये आपका एसिडिक है। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा अल्कलाइन या बेसिक। 26 देखिए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज़, ठीक है, इट्स pOH इज़, इसका pOH क्या होगा? इसका pOH होगा 10.66। नंबर 27 देखिए, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, वर्क है या इसमें कोई भी नहीं है। तो डिफिनीशन ऑफ इंटरनल एनर्जी आप देखें, इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी कंटेंड इन सिस्टम इंक्लूडिंग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी को कहते हैं, इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आते हैं। स्टेट वर्सेस पाथ देखें, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नॉट ऑन हाउ द सिस्टम रीच दैट स्टेट। पाथ फंक्शन ये डिपेंड करता है प्रोसेस और पाथ टेकन सच दैट वर्क या हीट, जिसकी वजह से ये स्टेट हासिल किया गया, उस पाथ पर डिपेंड करता है। तो आप सिस्टम में वर्क डन करेंगे या हीट अप करेंगे। इंटरनल एनर्जी आपका क्या है? डिपेंड ऑन करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट इज स्टेट फंक्शन।